Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel Accountancy with Imran sir. So my dear students, today we will discuss about a new topic in retirement, that is adjusted capital account. So what is adjusted capital account? लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमने रिटायरमेंट वाले चैप्टर में पहले डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसके बाद हमने गेनिंग रेशो कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करा, उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी करा। तो उसके बाद और एक टॉपिक आता है जिसका नाम है एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट। तो क्या होता है ये एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, बेटा आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम कहेंगे कि हमारे पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स है, ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर, ठीक है। और अगर इन तीनों में से एक पार्टनर रिटायर हो गया, सी पार्टनर रिटायर हो गया, तो डेफिनेटली सर जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है तो जो बाकी 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ये जो रिटायरिंग पार्टनर है इसका जो शेयर है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आपस में बांट देंगे। इसका मतलब सर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या करते हैं, ये अपने कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि अब इनका कोई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बन जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है बेटा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या चाहते हैं, ये बोलते हैं कि हम अपने कैपिटल अकाउंट्स को, हम अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करेंगे। और एडजस्ट किस बेस पर करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जब हम इनके कैपिटल अकाउंट्स को बेटा एडजस्ट करते हैं उसी को हम बुलाते हैं एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन सर एडजस्ट कैसे करें, एडजस्ट कैसे करें? बिल्कुल आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम इनकी ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं हम इनकी एक रिक्वायर्ड कैपिटल निकालेंगे। हम देखेंगे कि न्यू फर्म में बेटा, न्यू फर्म में इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी, यानी कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी। और जब वो रिक्वायर्ड कैपिटल हमें पता लगेगी उस रिक्वायर्ड कैपिटल को हम इनकी प्रेजेंट कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर किसी पार्टनर की ज्यादा होगी, एक्सेस कैपिटल होगी, उसको हम वापस पे बैक करेंगे, या अगर किसी पार्टनर की कम कैपिटल होगी, डेफिसिट कैपिटल होगी, उससे हम लेंगे, ठीक है ना। तो कुल मिला के क्या करेंगे, तो हम जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंटों को हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें 2 तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। पहला वो क्वेश्चन होगा जिसमें आपको कैपिटल गिवन होगा, यानी कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन होगा, या कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपको गिवन नहीं होगी। तो पहले हम यहां पर एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं दोनों मेथड्स के क्वेश्चंस आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं बेटा आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 39 ले रहा हूं, पेज नंबर 5.91, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिए, मैं आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इसी में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 31, जरा देख लीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ एक्स, वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। सीधी सी बात है कि 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, बोल रहा है एक्स वाई जेड, यानी कि यहां पर मैं कहूंगा एक्स वाई जेड, बोल रहा है कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इनके कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल्स के हिसाब से है। यानी कि अगर हम इनकी कैपिटल देखेंगे बैलेंस शीट में वो है 25,000, 20,000 और 50,000। मैं ये ऐसे निकालूंगा 25,000, 20,000 और 15,000। ये 30 कैंसिल, यहां पर इसकी कैंसिलेशन होगी। 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25। तो 5:4:3। इसका मतलब सर हमें समझ आ गया कि ये जो XYZ है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फर्म में है वो है 5:4:3। ओके ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद इनका जो बैलेंस शीट है वो हमारे सामने गिवन है। चलिए हम एसेट साइड से देखते हैं एसेट साइड से क्या क्या है। कैश एट बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है बेटा, उस पे प्रोविजन काट के है, उसके बाद है स्टॉक है, उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है ना। और कुल मिला के बिल्कुल आसान एसेट साइड है, कोई नई बात नहीं है। उसके बाद यहां से लायबिलिटी साइड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ XYZ है। इसका मतलब सर हमारा बैलेंस शीट बिल्कुल सिंपल है, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो
चलिए नीचे एडजस्टमेंट्स देखते हैं, नीचे क्या बोल रहा है, वाई रिटायर्स। बेटा जो वाई पार्टनर है, वाई पार्टनर रिटायर होता है। ओके सर, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो गया, एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन एग्रीड अपॉन बिफोर द असरटेनमेंट ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द फर्म टू वाई, कि ये सारे यानी कि जो हमें इसको वाई को पैसा देना है उससे पहले ये सारे एडजस्टमेंट्स हो गए थे। पहला एडजस्टमेंट देखो बिल्कुल आसान है, दैट द स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। जो हमारा स्टॉक है उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गया, तो ये मतलब ये डिक्रीज इन एसेट है, और डिक्रीज इन एसेट आप बाज़ाब्ता अच्छे से जानते हो, डिक्रीज इन एसेट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। उसके बाद दैट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5%। बेटा ध्यान से समझना, ये जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये इंक्रीज हो गया है, अभी कितना था पहले वो बाद में देखेंगे, लेकिन ये पहुंच गया है 5% पर, तो ये भी हमें पता है। उसके बाद दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। जो हमारी लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू एप्रिसिएट हुआ है, इंक्रीज इन एसेट है, तो ये भी आपको पता है इंक्रीज इन एसेट हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से दिखाते हैं। ओके ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद दैट अ प्रोविजन ऑफ 750 बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। भाई क्या करते हैं हम, 750 रुपीज हम बनाते हैं आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज। एक प्रोविजन हम 750 रुपए का प्रोविजन बनाते हैं, किस चीज का प्रोविजन, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्ज, यानी कि लीगल चार्जेस के लिए हम 750 रुपए का प्रोविजन बनाते हैं, वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। तो इससे क्या होगा सर, जब ये आउटस्टैंडिंग है तो इससे हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इंक्रीज इन लायबिलिटी है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड से आएगा। उसके बाद हाँ जी, मेन पॉइंट अब जो इस टॉपिक का मकसद है, देखो क्या बोल रहा है, अच्छा पहले गुडविल है, पहले गुडविल है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड एट 16,200 एंड वाई शेयर ऑफ द सेम इज टू बी एडजस्टेड। यानी कि जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है, जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है वो हमारे पास है 16,200। और बेटा आपको अच्छे से पता है जब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होती है उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालते हैं। वो रिटायरिंग पार्टनर को अपना शेयर ऑफ गुडविल मिलता है, लेकिन वो किन से लेता है, वो कंटिन्यूइंग यानी कि गेनिंग पार्टनर से लेता है। लेकिन कैसे लेता है, अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशो। ये मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में समझाया था और अभी भी हम फिर से इसके बाद बात करेंगे। उसके बाद हाँ, अब मेन बात, दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000। हाँ जी, इसमें एक मजा है, इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमारे पास गिवन है, यानी कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है बेटा वो है हमारे पास 48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ जी, फिर फॉर दिस पर्पस एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन, यानी कि उस हिसाब से फिर हम देखेंगे पार्टनर की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या होगी, उनकी वो जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसको हम एडजस्ट करेंगे किसके साथ, उसको हम एडजस्ट करेंगे किसके साथ, उनकी प्रेजेंट कैपिटल के साथ। फिर अगर किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा होगी तो वो हम उसको नकद ही वापस देंगे, और अगर किसी की कम होगी यानी कि डेफिसिट होगी तो उससे हम लेंगे। लेकिन यहां पर ये बोल रहा है, जरा फिर से इस पॉइंट को समझ लीजिए, ये बोल रहा है दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज फिक्स्ड एट 48,000 बिटवीन एक्स एंड जेड इन इक्वल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है इस क्वेश्चन में, इक्वल प्रोपोर्शन। जो एक्स और जेड है इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है इक्वल, यानी कि 1/2। शाबाश सर, हमें एक बात याद आ गई। मैं बोलता हूं कौन सी बात याद आ गई, मैंने बताया था आपको, जब हमारे क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया होगा, न्यू रेशियो भी दिया होगा, दोनों दिए होंगे, तब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। वेरी गुड, इसका मतलब सर इस वाले क्वेश्चन में हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम देखेंगे बाद में। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, बेटा बैंक अकाउंट बनाना है, अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन है, एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाना है, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर आल्सो इंडिकेट द गेनिंग रेशियो, सारा काम करना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का काम शुरू करते हैं। तो बेटा अगर मैं आपसे बोलूंगा तो हम पहले आराम से कोई टेंशन के बगैर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं ना, उसके बाद हम, क्योंकि हमें गेनिंग रेशियो भी निकालना है, लेकिन गेनिंग रेशियो में कहां पर आता है, गुडविल पर, लेकिन गुडविल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं ना। तो सबसे पहले सर हम आराम से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो चलिए बेटा हमारा जो पहला काम रहेगा वो रहेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना।
आप लोग मेरे साथ साथ बना लीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट। particulars amount, particulars और अमाउंट। ओके डियर, ठीक है ना सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने पढ़ाया है हमें, आपको पता होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये आपने बताया था डेबिट साइड से दो नुकसान आते हैं, क्या क्या? इंक्रीज इन लायबिलिटी, मैं कहूंगा ऐसे, डिक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, दोनों नुकसान है तो डेबिट करेंगे, और दो फायदे जो है वो यहां से लिखेंगे इनके अपोजिट, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी को हम क्रेडिट करेंगे। एंड फाइनली वी गेट द रिजल्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एंड दैट प्रॉफिट or loss is to be divided between the old partners according to their old profit sharing ratio. Okay? तो चलिए हम शुरू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम। तो अगर हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट है रिवैल्यूएशन का, आप देख सकते हो दैट द स्टॉक बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट, तो डिक्रीज इन एसेट हमारे लिए एक नुकसान है। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम इसको डेबिट साइड से लिखेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक। कितना है वो? तो बोल रहा है 5% का वैल्यू कम हो रहा है। अगर हम देखेंगे स्टॉक का वैल्यू था 10,000 रुपए, यानी कि हम लिखेंगे ऐसे 10,000 पे 5% का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है तो कितना बनता है? 500। तो 500 डिक्रीज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड टू 5%। बेटा ध्यान से समझ लीजिएगा, बोल रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो है वो इंक्रीज हो गया है 5% पर, यानी कि 5% तक वो बढ़ गया है। तो अगर मैं पहले रफली यहां पर आपको पता है कि अगर हम डेटर्स में से प्रोविजन रखेंगे तो इससे क्या होगा सर, डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे। तो डिक्रीज इन एसेट तो हमें यहां पर दिखाना पड़ेगा, डिक्रीज इन एसेट तो यहां से दिखाते हैं, तो हम यहां से बेटा लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और अगर हम डेटर्स देखेंगे, डेटर्स पर ही हमें रखना है, डेटर्स हमारे क्वेश्चन में है 5000, तो बेटा 5000 पे 5% कितना बनेगा? कितना? 250। ये 250 मुझे बनता है, लेकिन ध्यान से चेक कीजिए 250 में से ऑलरेडी हमने पुराने बैलेंस शीट में 100 रुपए रखा है। इसका मतलब सर 250 रुपए बनते हैं, लेकिन 250 में से 100 हम पहले ही रख चुके हैं। इसका मतलब नया कितना रखना पड़ेगा? 150 हमें नया प्रोविजन रखना पड़ेगा। नो डाउट कि हमें 5% का प्रोविजन रखना है, 5% आ जाता है 250 रुपए, लेकिन 250 में से हमने पुराने बैलेंस शीट में 100 रुपए रखा है ऑलरेडी, तो नया रखने की जरूरत 150 है। और मैंने इसको डेबिट क्यों करा? क्योंकि जब बेटा हम प्रोविजन रखते हैं, प्रोविजन से क्या हो जाता है? डेटर्स डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज इन एसेट तो हम डेबिट साइड से ही करते हैं। उसके बाद that a provision of 750 be made in respect of outstanding legal charges। भाई 750 रुपए का प्रोविजन हमें फिर से रखना पड़ेगा, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब ये अभी लायबिलिटी है, तो इससे हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन लायबिलिटी एक बुरी खबर है, तो डेबिट साइड से लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 750, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बस उसके बाद बोल रहा है गुडविल का हमें यहां पर ट्रीटमेंट नहीं करना है। अच्छा जी, मैं एक पॉइंट भूल गया था, पॉइंट नंबर 3, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू एप्रिसिएट हुआ। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट हमारे लिए एक फायदा है, तो क्रेडिट साइड से लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुआ है सर? उसका वैल्यू जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 20%, और लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 25,000 है, तो हम लिखेंगे 25,000 इंटू 20%। बेटा कितना बनता है इसका? 5,000 रुपए इसका वैल्यू इंक्रीज हुआ है, राइट। उसके बाद हमारे पास गुडविल है, गुडविल को तो हम यहां पर नहीं लिखते हैं, तो कुल मिला के हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट इतना ही है। तो बेटा आप इसको बैलेंस कीजिए, देखिए प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है? आई थिंक प्रॉफिट ही निकलेगा, सीधी सी बात है। हमारा क्रेडिट साइड बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 5,000, ठीक है ना। 5,000 में से ये सारे माइनस कर दीजिए, शाबाश। 36,700। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट निकलता है, एंड दैट प्रॉफिट और लॉस इज टू बी डिवाइडेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये आपको पता है, ये अपने एडमिशन से ये बात सुनी है। तो हम लिखेंगे टू
टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सर हम इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, बोलिए किनको ट्रांसफर करेंगे, क्या नाम है इनका, XYZ, हाँ जी XYZ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू X इज कैपिटल अकाउंट, Y इज कैपिटल अकाउंट और Z इज कैपिटल अकाउंट। ओके ठीक है ना, कितना प्रॉफिट आ रहा है 3600। तो 3600 को हम बांटेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड रेशियो, जो मैंने निकाला था वो कितना आया था 5:4:3। इसका मतलब इस वाले रेशियो में 5/12 इसको मिलेगा 5/12 और इसको मिलेगा 3600 में से 4/12 और बेटा इसको मिलेगा 3600 में से 3/12। बोलिए किसका कितना बनता है 1500 X का बनता है, ओके 1200 Y का बनता है और 900 Z का बनता है। एंड टोटल ऑफ द टू साइड्स आ गया बेटा 5000। तो दिस इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। बिल्कुल आसान था सर, ये तो हम पहले क्वेश्चन से बनाते आ रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं था, बिल्कुल आसान है। ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाला और उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स के बीच में बांट दिया अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके सर, यहां तक तो बात समझ आ गई। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि बेटा इसके बाद क्या मैं डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट बना सकता हूं, नहीं सर, पहले हम वर्क नोट बनाएंगे। वर्क नोट में हम टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखेंगे और उसमें से हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे और वही शेयर ऑफ गुडविल कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को कटेगा, लेकिन कैसे कटेगा, अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। इसका मतलब सर हमें पहले गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए ना बेटा हम शुरू करते हैं सबसे पहले यहां पर कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। हम यहां पर गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करके रखेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास तीन पार्टनर है X Y Z, Y पार्टनर रिटायर हो गया तो इसका मतलब X और Z गेन कर सकता है। तो हम लिखेंगे ऐसे X's गेन इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, न्यू शेयर्स माइनस ओल्ड शेयर्स। ठीक है, और अगर हम X का न्यू शेयर देखेंगे, वो उनका हमें तो न्यू शेयर पता था ना 1/2 ये बोल रहा था लास्ट वाले पॉइंट में कि वो आगे चलकर कैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। इसका मतलब सर जो X का न्यू है वो है 1/2 माइनस ओल्ड इनका कितना है, ओल्ड है उसका 5/12। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, 12 1 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 24। तो 12 में से तो ये बनेगा 2/24, कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो बेटा ये बनेगा 1/12। ओके, तो जो X का गेन है वो कितना है 1/12। इसी तरह मैं Y का गेन भी निकाल सकता हूं, Y इज गेन इज इक्वल टू फिर से यही बात, न्यू शेयर्स माइनस ओल्ड शेयर्स। तो न्यू शेयर कितना है सर, उसका भी न्यू शेयर 1/2 है, माइनस ओल्ड कितना है उसका, सॉरी Y नहीं करेगा गेन, Z करेगा, सॉरी Z's गेन 1/12 माइनस कितना है उसका 3/12 माइनस 3/12। तो ये बनेगा 12 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 24। 12 में से 6 काटेंगे तो 6/24। तो यहां पर कैंसिलेशन होगी, 6 1 जा 6 4 जा, तो बनेगा 1/4। तो इसका मतलब सर हमें दोनों का गेनिंग शेयर्स हमें पता लग गए, X ने कितना गेन किया, Y ने कितना गेन किया, लेकिन ये शेयर्स हैं, हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर गेनिंग रेशियो हम इनका निकालेंगे। गेनिंग रेशियो कौन कौन गेन करता है, X और Z, X और ये Z। X ने कितना गेन करा 1/12 और Z ने कितना गेन करा 1/4। बेटा इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बोलिए 4 को क्या इंटू करेंगे, वो 12 बनेगा इंटू 3, लेकिन ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 12 और 12 कैंसिल, ये बन गया 1:3। इसका मतलब सर इनका जो गेनिंग रेशियो है वो क्या निकला हमें 1:3। तो बेटा बोलिए आपको पता है ना मैंने गेनिंग रेशियो क्यों निकाला, क्योंकि सर जो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म है उस गुडविल तो या उसमें से इसका शेयर हम निकालेंगे, और जब मैं इसका शेयर निकालूंगा वो इन दोनों को कटेगा अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। तो चलिए बेटा हम देखेंगे ये जो Y पार्टनर है इसको गुडविल मिलेगी कितनी,
हम लिखेंगे इसकी गुडविल, इसको अब ये वाई जो रिटायर हो गया इसको गुडविल में कितना हिस्सा मिलेगा, तो हम ऐसे लिखेंगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ फर्म। अगर हम देखेंगे वो हमारे क्वेश्चन में गिवन है आई थिंक 16,200, तो बेटा वो है 16,200। तो जब टोटल गुडविल मुझे पता है इस बेस पर मैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकता हूं। देयरफॉर वाइज शेयर ऑफ गुडविल, वाइज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू कितना बनेगा सर, उसको मिलेगा इस 16,200 में से इनटू वाई का शेयर, वाई का शेयर है 4/12। ओके, तो कितना बनेगा ये 5400। इसका मतलब सर हमें बात समझ आ गई कि ये जो y का शेयर ऑफ गुडविल है 5400, ये 5400 इस y को मिलेगा, लेकिन ये किनसे लेगा ये सर, ये गेनिंग पार्टनर से यानी कि कंटिन्यूइंग पार्टनर से लेगा। और कैसे लेगा, अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। हमें ये बात बिल्कुल याद रखनी है, दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी क्रेडिटेड टू y एंड इज टू बी डेबिटेड टू x एंड z। और कैसे डेबिट करेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर गेनिंग रेशियो। ये हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पढ़ा है। तो चलिए सर ये बात भी हमें समझ आ गई, लेकिन इससे पहले ये तो मैंने गुडविल का काम करके रखा, लेकिन इससे पहले कैपिटल अकाउंट्स की ओर जाने से पहले चलिए मैं पहले इसको साफ करता हूं। ये मैंने गुडविल का वर्क नोट करके रखा यहां पर। इसके बाद अगर हम देखेंगे, हम पहले कैपिटल अकाउंट्स नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सर ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स को हमें एडजस्ट करना है ना, तो एडजस्ट करने के लिए मैं इनकी पहले रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल के रखूंगा, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता है। तो मैं क्या काम करूंगा, जो ये पार्टनर्स हैं मैं इनकी जो कैपिटल्स है रिक्वायर्ड कैपिटल्स वो मैं पहले यहां पर निकाल के रखूंगा। तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, ऐसे वर्क नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर की हम रिक्वायर्ड कैपिटल यहां पर कैलकुलेट करके रखेंगे। सर कैसे कैलकुलेट करके रखेंगे, क्या हमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म पता है? बिल्कुल पता है। अगर नहीं पता होगा तो उसका भी तरीका है, पहले हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बिल्कुल आसान बात है, हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पता है, उस बेस पर मैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल सकता हूं। तो मैं ऐसे लिखूंगा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे वो है 48,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बेटा हमारे पास है 48,000। तो इस बेस पर मैं एक्स और जेड की रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल सकता हूं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर एक्सिस रिक्वायर्ड कैपिटल, एक्सिस रिक्वायर्ड कैपिटल इज इक्वल टू, वो होगा जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म होगी यानी कि 48,000 इनटू, क्योंकि इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो हमें इनका कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें एडजस्ट करना है ऑन द बेस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल भी हम उसी बेस पर निकालेंगे 48,000 इंटू 1/2 यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसका मतलब है सर वो बनेगा 24,000 यानी कि जो एक्स की रिक्वायर्ड कैपिटल फर्म में है, न्यू फर्म में जो इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल है, इसका मतलब जो एक्स की जरूरतमंद कैपिटल है वो जरूरतमंद कैपिटल इसकी 24,000 है। तो बाद में हम देखेंगे इसके कैपिटल अकाउंट में क्या बैलेंस होगी, जो इसकी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगी उसको हम इसके साथ कंपेयर करेंगे रिक्वायर्ड के साथ। अगर ज्यादा होगी तो वापस देंगे, अगर कम होगी तो आप वही से लेंगे, ठीक है ना। इसी तरह मैं जेड का भी रिक्वायर्ड कैपिटल निकाल सकता हूं, क्योंकि वाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाई पार्टनर तो रिटायर हो रहा है। तो हम लिखेंगे y इज रिक्वायर्ड कैपिटल, सॉरी z इज रिक्वायर्ड कैपिटल, z इज रिक्वायर्ड कैपिटल जो है वो बनेगी 48,000 इंटू 1/2, उसका भी न्यू शेयर यही है तो उसका भी बनेगा 24,000। इसका मतलब सर जो इनकी रिक्वायर्ड कैपिटल है ना फर्म में वो x की भी है
24,000 और Z की भी है 24,000। बाद में हम देखेंगे कैपिटल, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वहां पर हम देखेंगे इनकी प्रेजेंट में कैपिटल है कितनी, और प्रेजेंट कैपिटल को हम रिक्वायर्ड कैपिटल के साथ कंपेयर करेंगे, और अगर ज्यादा कैपिटल होगी तो वो हम इनको वापस देंगे, और अगर कम होगी तो इसे लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सर वो कैसे पता लगेगा, उसके लिए हमें पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे। तो चलिए यहां पर मैं बना लेता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक्सेस कैपिटल अकाउंट। दिस इज एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी ओल्ड कैपिटल ओपनिंग कैपिटल देखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है सर, वो इसकी है 25,000, हाँ जी 25,000 रुपए। इसके बाद जो कुछ भी इसको मिलेगा वो हम इसको क्रेडिट करेंगे। सर और क्या मिलेगा, और इसको मिलेगा, अब मैं पहले बात करता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट भी हम इसको क्रेडिट करते हैं बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बोलिए मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका प्रॉफिट कितना आया था 1500, 1500 रुपए का प्रॉफिट है, तो ये लीजिए, ठीक है। और क्या मिलेगा इसको, जनरल रिजर्व तो नहीं है, तो कोई ऐसी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तो हमारे बैलेंस शीट में नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर अब मुझे बोलिए गुडविल इसको मिलेगी या कटेगी, सर ये गेनिंग पार्टनर है तो इसको कटेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे टू, किसको देनी है, जिसको ये देगा बेटा उसके नाम से एंट्री करेगा। सर ये देगा वाई को, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में हम लिख के रखेंगे गुडविल, गुडविल का पैसा देगा। हमें पता है सर, हमें पता है हमें उसको 5400 देना है, मगर सारा 5400 ये मत देगा, ये तो अपने हिसाब से देगा ना जितना इसने गेन किया होगा। तो इसका मतलब सर ये 5400 में से देगा अकॉर्डिंग टू हिज गेनिंग रेशो, और इसका जो गेनिंग रेशो वो कितना था 1:3, 1/4। तो इसका मतलब 1/4, तो कितना बनता है 1350, 1350, ठीक है ना। तो ये हमने गुडविल इसको डेबिट करा। और कुछ मिलेगा या कटेगा, नहीं मुझे लगता है इतना ही, हाँ जी। तो इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे बोलिए एक्स की कैपिटल क्या है, प्रेजेंट में जो एक्स पार्टनर है इसकी कैपिटल क्या है फर्म में, आप मुझे बोलोगे सर सीधे इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये माइनस करेंगे, हमें पता लगेगा। तो मैं पहले ऊपर से मुझे कैलकुलेट कर दीजिए, एक्स की कैपिटल की कितनी है 25,000 प्लस 1500 माइनस 1350। हाँ जी बेटा कितना बनता है 25,150। इसका मतलब सर जो एक्स की प्रेजेंट कैपिटल फर्म में है वो है 25,150। लेकिन अगर आप देखोगे हमने इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल पहले ही निकाल के रखी है, वो है 24,000। तो सर हमें बात समझ आ गई क्या, कि इसको जरूरत है नए फर्म में इसको जरूरत है कैपिटल की कितनी 24,000, लेकिन है कितना है इसके पास सर, उससे कहीं ज्यादा 25,150। इसका मतलब इसकी एक्सेस कैपिटल है, एक्सेस कैपिटल, तो जो इसकी एक्सेस कैपिटल है वो हम इसको नकद ही वापस देंगे। बोलिए जब हम इसको कुछ कैपिटल में से कुछ पैसा वापस देंगे, बोलिए उससे इसकी कैपिटल कम होगी ना, तो जब कम होगी वो तो डेबिट साइड से लिखते हैं, तो बेटा हम यहां पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में बैंक की बैलेंस दी है तो हम बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री करेंगे। टू बैंक अकाउंट क्या लिखेंगे सर इसकी प्रेजेंट कैपिटल है 25,150, लेकिन इसको नई फर्म में कितनी कैपिटल चाहिए, नई फर्म में इसको सिर्फ 24,000 की कैपिटल चाहिए। तो कितना ज्यादा है वो वापस दे दो, 1150 ज्यादा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में यहां पर एक्सेस कैपिटल पेड बैक, जो इसकी ज्यादा कैपिटल है वो हमने इसको वापस दिया। और जब मैं इसको कैपिटल वापस दूंगा, मैंने डेबिट क्यों करा, क्योंकि जब हम इसको कुछ पैसा वापस देंगे इसकी कैपिटल घट जाएगी, कम होगी, तो इसलिए डेबिट किया डेबिट साइड से, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं अब इसको बैलेंस करूंगा, देखिए ये खुद ब खुद अब रिक्वायर्ड कैपिटल के बराबर निकलेगा। तो यहां से टोटल बन जाता है 26,500, उसमें से हम ये सारे माइनस करेंगे तो यहां पर की बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन कितनी निकलेगी, हाँ जी वो निकलेगी 24,000, आप चेक कर सकते हो
एंड टोटल ऑफ द टू 26,502 आ गया, ठीक है ना। इसका मतलब है सर कि जो ये एक्स पार्टनर था इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी होनी चाहिए 24,000, देखो हमने वही रखी, इसकी ज्यादा थी लेकिन वो हमने इसको वापस पे बैक कर दी, ठीक है ना। और ध्यान रखना जो मैंने इसको 1150 यहां पर वापस दिया ना, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में सर, जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर कैश में या बैंक में ये बैलेंस कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसी तरह बेटा हम बनाएंगे वाइज ओके। तो चलिए एक्सेस कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, इसके बाद बेटा हम जेड कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि वाई का मैं नहीं बना रहा हूं, वाई का हम बाद में बनाएंगे क्योंकि वो रिटायरिंग पार्टनर है। जेड कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है ना। तो चलिए यहां से हम सबसे पहले इसकी ओपनिंग कैपिटल देखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है बेटा वो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी है 15,000, हाँ जी 15,000, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल इसको भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन है, दे दीजिए बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। जिस चीज की वजह से बेटा कैपिटल इंक्रीज होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जिससे कैपिटल डिक्रीज होती है उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है ना। बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, बोलिए रीवैल्यूएशन में इसका कितना, हाँ जी 900, ओके। और इसका भी, और बोलिए इसको तो गुडविल इसको भी कटेगी ना, क्योंकि वो तो वाई को गुडविल देनी है, इसको भी गुडविल कटेगी, वाई को मिलेगी, इसको कटेगी टू वाइज कैपिटल, इसको भी गुडविल कटेगी क्योंकि ये भी गेनिंग पार्टनर है। तो ब्रैकेट में गुडविल लिखेंगे और टोटल यहां से लिखेंगे 5400 में से ये कितना देगा अकॉर्डिंग टू हिज गेनिंग रेशो, वो है 3/4। तो बेटा 3/4 कितना बनता है 4050, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां तक आपसे बोलूंगा, आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे बोलोगे सर इस जेड की कैपिटल प्रेजेंट में कितनी है, आप बोलोगे सर दिस प्लस दिस माइनस करेंगे ये गुडविल का अमाउंट, तो हमें इसकी प्रेजेंट कैपिटल पता लगेगी। जरा मुझे बोलिए दिस प्लस दिस माइनस दिस कितना आता है 11,000, ये देख लीजिए 11,850। इसका मतलब है सर ये जो Z है इसकी प्रेजेंट कैपिटल फर्म में है 11,850, लेकिन इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है जो हमने वर्क नोट पे पहले ही कैलकुलेट की सर 24,000। इसका मतलब सर इसको तो कम कैपिटल है, इसको चाहिए 24,000, लेकिन इसके पास है सिर्फ 11,850 रुपए। इसका मतलब सर इसको डेफिसिट कैपिटल है, इसको पैसा वहीं से लाना पड़ेगा। तो जब ये पैसा लाएगा तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो यहां से दिखा देंगे। तो हम यहां से की एडजस्टमेंट करेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे सर इसको चाहिए 24,000 लेकिन इसके पास है ओनली 11,850। बोलिए कितनी लानी पड़ेगी 12,150, इसको और कैपिटल लानी पड़ेगी। इसका मतलब इसकी कैपिटल कम थी, डेफिसिट थी, तो आप यहां पर लिख सकते हो ब्रैकेट में डेफिसिट कैपिटल रिकवर्ड, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम इसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस करेंगे तो वो रिक्वायर्ड के बराबर निकलेगा। बोलिए क्रेडिट साइड से टोटल कितना आता है 28,050, तो यहां से इसकी बैलेंस कैरी डाउन निकलेगी वही रिक्वायर्ड के बराबर 24,000, एंड टोटल ऑफ द टू साइड्स आ गया 20,000, 28,050। इसका मतलब अब ये इसकी जेड की जो कैपिटल है वो अब रिक्वायर्ड कैपिटल के बराबर, हालांकि इसकी कैपिटल कम थी वो कैपिटल ये लाएगा, डेफिसिट कैपिटल हम इसे रिकवर करेंगे तब जाके इसकी कैपिटल 24,000। तो ये मैंने एक्स का कैपिटल अकाउंट और जेड का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया, और एडजस्ट करने से सर हमें क्या पता लग गया, ये जो एक्स है इसकी एक्सेस कैपिटल थी, एक्सेस कैपिटल हमने इसको वापस दे दी, इससे बैलेंस शीट में कैश कम हो जाएगा। और ये जो जेड है इसकी कम कैपिटल थी, इससे हम लेंगे तो इससे हमारा पैसा बढ़ जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है ना। तो ये मैंने इन दोनों के बना दिए। इसके बाद हम वाइज कैपिटल अकाउंट जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका भी बना देंगे वाइज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ठीक है ना। तो इसको भी हम पहले ओपनिंग कैपिटल इसकी दिखाएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अगर हम इसकी ओपनिंग कैपिटल देखेंगे वो हमारे क्वेश्चन में कितनी है, वो है 20,000 पुराने बैलेंस शीट में 20,000 रुपए। इसको भी प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन मिलेगा बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो अगर हम इसका देखेंगे बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना था बेटा इसका रीवैल्यूएशन
1200 1200 रुपए इसका प्रॉफिट है। लेकिन सर हमें पता है गुडविल इसको कटेगी नहीं, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसको गुडविल मिलेगी तो इसको क्रेडिट होगी। तो किस नाम से एंट्री होगी? इन दोनों के नाम से एंट्री होगी, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट। उन दोनों ने, देखिए बेटा, उन दोनों ने जब गुडविल की एंट्री की थी, उन दोनों ने इनके नाम से, वाई के नाम से एंट्री की थी, लेकिन वाई जब लेगा वो उन दोनों के नाम से एंट्री करेगा, बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट। और बता दीजिए एक्स से कितना लिया? एक्स से लिया 1350 और जेड से कितना लिया? जेड से लिया 4050, ठीक है ना, 4050, ओके। और इसका डेबिट साइड से कोई आइटम नहीं आएगा, और इसका कैपिटल अकाउंट हमें एडजस्ट नहीं करना है क्योंकि ये पार्टनर रिटायर हो गया, खाली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमें एडजस्ट करना होता है। तो बेटा इसका हम टोटल करते हैं, बोलिए कितना बनता है? 26,600। अब आप बेटा मुझे बोलोगे कि सर ये जो इसका 26,600 है, क्या इसको आप टू बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो रिटायरिंग पार्टनर है, इसकी कैपिटल कैरी डाउन नहीं जाएगी। इसका ये जो पैसा है, इसकी दो सूरतें हो सकती है, दो चीजें सब लोग याद रखेंगे, दो बातें हो सकती है। जो रिटायरिंग पार्टनर का ये जो अमाउंट है 26,600, या तो मैं इसको नकद ही ये पैसा दूंगा, या तो मैं इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। ये दो बातें हो सकती है, यानी कि नकद में तब दूंगा जब मेरे कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस सफिशिएंट होगी, तब हम इसको वो पैसा नकद ही देंगे। लेकिन अगर हमारी बैलेंस इनसफिशिएंट होगी तो हम इसको नकद नहीं दे पाएंगे, तब हम क्या करेंगे? इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन मुझे इसको देना कितना है? 26,600। अब मैं कैसे डिसाइड करूं? देखो बेटा, इसको मुझे 26,600 देना है, लेकिन मेरे कैश में यहां से बैलेंस कितनी है? मेरे बैंक में बैलेंस है 15,600 रुपए। लेकिन 15,600 रुपए में मुझे यहां से कुछ पैसा आया, देखो जेड से मुझे कुछ पैसा आया, डेफिसिट कैपिटल रिकवर्ड और एक्सेस कैपिटल पेड बैक वाई को। इसका मतलब और कुछ पैसा मेरे पास आएगा, तो उतनी लगभग मेरी बैलेंस बन जाएगी कि मुझे इसको नकद ही देना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको वो पैसा नकद, अब मैं टू कैश अकाउंट नहीं लिखूंगा क्योंकि हमारे बैलेंस शीट में कैश बैलेंस नहीं है, बैंक बैलेंस है। तो बेटा हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट, ये जो पैसा है ये हम इसको वापस देंगे, 26,600 हम इसको पैसा देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये पैसा हमने वाई को वापस दिया। इसके बाद ये हो गया एक्सेस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे? हम इसका क्वेश्चन बता रहा है वही से कि बैंक अकाउंट भी मेंटेन कर दीजिए। चलिए हम यहां पर बैंक अकाउंट बनाते हैं। तो बैंक अकाउंट अब मैं यहां पर बना रहा हूं, बैंक अकाउंट। बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह इसका नेचर है, जिस तरह आप कैश अकाउंट बनाते हो। बिल्कुल आसान है, यानी कि सर डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब जब हमारा पैसा बढ़ जाएगा, जब जब हमारी बैंक बैलेंस इंक्रीज होगी तो डेबिट साइड से, जब जब बैंक बैलेंस घटेगी तो क्रेडिट साइड से। अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमारे बैंक में कितनी बैलेंस थी? 15,600 रुपए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,600 रुपए इसकी ओपनिंग बैलेंस है। और हमें कहां से पैसा आया? बोलिए एक्स और जेड, बोलिए किससे पैसा आया? सर हमें पैसा एक्स को हमें यही से देना पड़ा, एक्सेस कैपिटल पेड बैक। लेकिन जो जेड है इससे हमने रिकवर किया, इसका मतलब पैसा आया। देखो बाय बैंक अकाउंट वहां पर मैंने एंट्री की थी, तो पैसा आएगा तो यहां पर लिखेंगे टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जेड से हम लेंगे बेटा कितना लेंगे? सर हम उसे लेंगे 12,150, ओके। और बोलिए कहीं और से पैसा आया? कहीं और से पैसा नहीं सर। किसी को पैसा देना पड़ा? हाँ सर, इसको हमने एक्सेस कैपिटल पेड बैक की ना, एक्स को कितनी? 1150। तो यहां पर लिखेंगे बाय किसको देना पड़ा? एक्सेस कैपिटल अकाउंट। बेटा बात सिंपल है, डेबिट जब पैसा आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा देना पड़ेगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक्स को कितना देना पड़ा? 1150। हाँ जी, कोई मुझे बता सकता है क्या किसी और को हमें पैसा देना पड़ा? यस सर, यस सर। देखो सर ओपनिंग बैलेंस थी बैंक की, उसके बाद हमने जेड से पैसा लिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, एक्स को पैसा देना पड़ा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और एक को भी हमें पैसा देना पड़ा। देखो रिटायरिंग पार्टनर को भी हमें ये पैसा देना पड़ा ना 26,600। इसका मतलब फिर से यहां पर पैसा जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसका मतलब ये भी यहां से आएगा बाय
वाई इज कैपिटल अकाउंट। वाई को भी हमें, रिटायरिंग पार्टनर को भी हमें देना पड़ा 26,600। तो टोटल कर दीजिए, अगर आप इसका टोटल करोगे, बोलिए डेबिट साइड से कितना आ रहा है टोटल? 27,750। 27,750। बोलिए यहां से क्या आ रहा है? बैलेंस कैरी डाउन कुछ निकल रहा है? तो देखो बेटा ये बैलेंस ये यहां पर सेम हो रही है। डेबिट साइड से हमारे पास जमा हुआ 27,750, उसके बाद मुझे एक्स और वाई को देना पड़ा, वो भी वही आ रहा है। इसका मतलब यहां पर बैलेंस कुछ नहीं बची। इसका मतलब यहां पर भी टोटल आ गया 27,750। इसका मतलब जितना पैसा हमारी बैंक में था उतना हमें इनको देना पड़ा, एक्स को और वाई को। इसका मतलब सर कैश एट बैंक बैलेंस शीट में नील बच गया, यहां पर उसकी बैलेंस कुछ नहीं रही। तो जब हम बैलेंस शीट में कैश एट बैंक दिखाएंगे वो नील रहा, वहां पर कुछ नहीं रहा गया। तो ये हमने यहां तक काम किया। इसके बाद बेटा हम करते हैं बैलेंस शीट। चलिए अब हम बैलेंस शीट का काम करते हैं। बैलेंस शीट ओके। तो चलिए बेटा, जब भी आप न्यू बैलेंस शीट बना रहे होंगे उस टाइम आप पुराने बैलेंस शीट को आगे रखिए। तो अगर हम देखेंगे पुराने बैलेंस शीट में हमारे पास जो बैलेंस शीट में एसेट साइड से पहली फिगर थी वो थी कैश एट बैंक। तो मैं लिखूंगा यहां पर आप लोगों के लिए कैश एट बैंक। है कुछ नहीं सर, हमने तो बैंक अकाउंट यहां पर मेंटेन किया, जितना पैसा आया उतना हमें एक्स और वाई को देना पड़ा बराबर, वहां पर बैलेंस कुछ नहीं निकली। इसका मतलब कैश एट बैंक नील है, कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। उसके बाद दूसरा एसेट हमारे पास था सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स बेटा, सन्ड्री डेटर्स हमारे पास है 5,000 रुपए। इसमें हम लेस करेंगे प्रोविजन, लेस करेंगे प्रोविजन। जो हमने प्रोविजन रखा, देखो एक तो 100 रुपए पुराना ही है, अब मैं ऐसे समझाऊंगा। देखो बेटा 100 रुपए पुराना ही है, प्लस नया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में आई थिंक 150 रुपए रखा था, तो वो बन जाता है 250। तो वही तो 5% बनता था ना, 5,000 पे हमें 5% का प्रोविजन रखना है, तो वो आ जाता है 250 रुपए। यानी कि एक तो पुराना 100 रुपए, नया हमने रखा 150 रुपए। तो ये कितना बचा यहां से? 4,750। यानी कि अब हमारे पास डेटर्स है 4,750। उसके बाद बेटा हमारे पास है स्टॉक। स्टॉक को क्या हुआ था सर? स्टॉक का पुराना वैल्यू हमारे पास है 10,000 रुपए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो शायद डिक्रीज हुआ था। कितना डिक्रीज हुआ था? 500 डिक्रीज हुआ था। इसका मतलब अब स्टॉक हमारे पास है 9,500 का। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू हमारे पास था 25,000 रुपए, 25,000, और शायद उसको इंक्रीज हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग का कितना? 5,000। तो 5,000 का वैल्यू इंक्रीज हुआ था, तो ऐड कर देंगे, इसका मतलब उसका नया वैल्यू बन गया 30,000। ओके, बस इतना ही है ना एसेट साइड। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी और एक है। प्लांट एंड मशीनरी का पुराना वैल्यू है 11,500 रुपए, 11,500। उसको कोई चेंज नहीं हुई, इसका मतलब नए बैलेंस शीट में इसका यही वैल्यू बनेगा 11,500। ओके। इसके बाद आते हैं बेटा लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से हमारे पास है पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुई, 7,000 रुपए बराबर दिखाएंगे। और हमें एक प्रोविजन रखना पड़ा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के लिए। हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, इंक्रीज इन लायबिलिटी, वो यहां से दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। कितना था वो?
750। ओके, उसके बाद हम पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट्स दिखाएंगे, कैपिटल्स, हम पार्टनर के कैपिटल्स दिखाएंगे। अब बोलिए, हम पहले एक्स की कैपिटल दिखाएंगे और वाई की तो नहीं दिखाएंगे ना, क्योंकि वाई पार्टनर रिटायर हो गया, सिर्फ एक्स और जेड की दिखाएंगे, एक्स और जेड की कैपिटल। एक्स की कैपिटल आप चेक कर सकते हो, वहां पर उनकी कैपिटल इसकी निकली 24,000 जो रिक्वायर्ड थी, और इसकी भी 24,000। ओके, बस इतना ही है ना। वाई का कैपिटल अकाउंट हमें नहीं दिखाना है क्योंकि वो पार्टनर रिटायर हो गया। हाँ, अगर मैं वाई को वो पैसा नकद नहीं देता, यानी कि उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करता, तब वो वो यहां पर हमारी लायबिलिटी बन जाती, लेकिन उसका पैसा मैंने उसको नकद दिया, उससे हमारा कैश एट बैंक भी खत्म हो गया था, कैश हमारा जो है वो चला गया था। तो इसका मतलब अब हम टोटल कर देंगे दोनों साइडों से। बोलिए टोटल ऑफ द टू साइड्स क्या आता है? 55,750। 55,750 दोनों साइडों से। ये हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, तो बेटा आई होप कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लग रहा होगा तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं आपको वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।